हाँ भाई, तो अब पहला, सबसे पहले लिखेंगे इसको, लिखें व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो लिखें अ कॉन्स्टिट्यूशन, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, is a legal document possessing 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 the people's ideas, possessing the people's ideas and aspirations, जो अपन ने पहले पढ़ा था ना, आकांक्षाएं होती हैं इसमें, एस्पिरेशंस, आइडिया यानी उनके विचार, उनके सिद्धांत, किन चीजों पे एक देश गवर्न होगा। ठीक है, क्या लिखा? Constitution is a legal document possessing the people's idea and aspiration. एंड एस्पिरेशंस। ठीक है, तो एस्पिरेशंस के ऐसे ब्रैकेट में बना लो, ऐसे लिख लेना एस्पिरेशंस, जैसे कि उस देश के अंदर जस्टिस होगा, जस्टिस होगा, और क्या क्या एस्पिरेशंस है हमारे हमारे देश में, बोलने की लिबर्टी होगी, आजादी होगी बोलने की, लिबर्टी। इसके अलावा इक्वालिटी होगी, समानता होगी, भाईचारा होगा, फ्रेटर्निटी, इस तरह के कुछ कुछ एस्पिरेशंस। ठीक है, अब आइडियाज, सिद्धांत, कैसे कैसे सिद्धांत, जैसे कि हमारा देश सॉवरेन होगा यानी संप्रभु होगा। अभी क्या होते हैं ना, ये सब शब्द डिटेल में समझेंगे अपन। सॉवरेन होगा, थोड़ा थोड़ा तो आइडिया होगा। संप्रभु क्या होता है? संप्रभु एक ऐसा देश जो अपने देश के फैसले किसी दूसरे के प्रभाव में नहीं लेता है और स्वतंत्र होता है अपने देश के लिए क्या फैसला लेना है। फॉर एग्जाम्पल, क्या इंडिया को गगनयान भेजना चाहिए या नहीं, क्या इसका फैसला सोवियत रशिया करेगा या फिर अमेरिका करेगा या चीन करेगा? कौन करेगा? इंडिया करेगा। ये है सोवरेन। अच्छा, पाकिस्तान को अगर ये फैसला लेना है तो पाकिस्तान ही करेगा। और अमेरिका ने विरोध कर दिया, तू कैसे, एक तो भीख मांगने आ जाता है हर रोज मेरे पास कि आज इतने डॉलर दे दो, इतने डॉलर दे दो, ये सारे डॉलर कहाँ गवाना चाहता है? गगनयान भेजेगा बड़ा। कर सकता है ना अगली उसकी पेमेंट रोक दे कि तेरे को कोई भीख नहीं मिलेगी। पाकिस्तान तो कटोरा लेके घूमता रहता है ना, साहब इतने डॉलर दे दो, इतने डॉलर दे दो, देश की व्यवस्था ऐसी है कि देश में खाने को नहीं, पीने को नहीं है। तो क्या उसको अमेरिका से पूछ पूछ के चीजें करनी पड़ती हैं या चाइना से पूछ पूछ के चीजें करनी पड़ती हैं? तो क्या उसकी सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है? हो रही है उसकी संप्रभुता कॉम्प्रोमाइज। यानी कोई भी देश संप्रभु है या नहीं, वह पता किया जाता है उस देश के निर्णयों से। तो हम चाहते हैं कि हमारा देश कैसा हो, हमारे आगे सोवरेन, संप्रभु, कि कोई दूसरा देश हमें अपने हिसाब से ना चला सके। समझ आ रही है बात? अच्छा, एक छोटा सा देश है, जैसे मान लो मालदीव्स। कल चाइना है जगह, तेरे को कल की कल उड़ा दूंगा अगर इंडिया के साथ तूने रिश्ते रखे तो। अब मालदीव्स इंडिया के साथ रिश्ते रखेगा क्या? नहीं, तोड़ देगा। तोड़ देगा, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर, वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो वो सोवरेनिटी उसकी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो सोवरेनिटी क्या ये भी शक्ति से चलती है? तो क्या उसमें आर्थिक शक्ति बहुत बड़ी चीज होती है? ऐसे ही एक आर्मी की शक्ति तो होगी होगी, लेकिन इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ भी तो होती है। पाकिस्तान अगर आज अपनी सोवरेनिटी खो रहा है तो आर्मी तो उसके पास खूब बड़ी है, लेकिन देश की इकोनॉमी, तो देश की इकोनॉमी जो है वो अपने आप को सोवरेन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। एक और एग्जांपल बताऊं, हालांकि बहुत सारे, जब हम और डीप में पढ़ाई जाएंगे ना आज से। अच्छा, अब मैं ये भी बता देता हूँ, एक यहाँ पे एक कहावत लिखी हुई है, आपने पढ़ी है? क्या लिखी हुई है? रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। मतलब समझते हो इसका? एक दिन में महीने का हाँ, तो एक दिन में सब चीज समझ में आए जरूरी नहीं है, इट विल टेक टाइम, लेकिन वन डे रोम बनेगा। ठीक है, लेकिन समय लगेगा। कुछ चीज आज समझ आएगी, कुछ चीज 4 महीने बाद, लेकिन सब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह ही चलेगी। हमारी समझ धीरे धीरे विकसित होगी। अगर कोई चीज आज समझ ना आए तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ कमी है या मास्टरी बेवकूफ है, ऐसा नहीं होता। कुछ चीजें समय के साथ समझ में आएगी। ठीक है, तो
ऐसे ही ये सोवरेनिटी का एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपको नहीं पता, 1991 के अंदर इंडिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, हमारे पास डॉलर्स नहीं बचे थे, तो हमें भी आईएमएफ से उधार लेना पड़ा था। तब आईएमएफ ने भी हमारे ऊपर बहुत सारी शर्तें रखी थी, तो क्या हमारी सोवरेनिटी कुछ कॉम्प्रोमाइज हो गई थी? हो जाती। पैसा नहीं होता ना, जब 5 लोगों की बात सुननी पड़ती। घर में भी तो ऐसा ही है। हाँ, जिस चीज को आप एक्चुअल में इंडिपेंडेंस समझते हो, मोटा मोटा सोवरेनिटी से ही जुड़ी हुई है। घर में लाख रुपए महीने कमा के लाओ, फिर मैं देखता हूँ कौन तुम्हारे ऊपर आदेश चलाता है या तुम्हें किसकी आदेश मानना पड़ता है। तो इकोनॉमिक्स से तो जुड़ी हुई है ये चीज। ऐसा ही एक देश के साथ भी होता है। तो हमने माना कि हम सोवरेन रहें, ठीक है। और हमारे ऐसे ये नहीं कि सिर्फ ये 4 ही हमारे एस्पिरेशन है, और बहुत है। मतलब फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आइडियाज जैसे कि सोवरेन, फिर इसके साथ सोशलिस्ट। सोशलिस्ट, अब ये सोशलिस्ट क्या होता है ना, ये अपने आप में कम से कम नहीं 2 से 4 दिन है चैप्टर, ये अकेला चैप्टर, लेकिन मैं मोटा मोटा समझाता हूँ सोशलिस्ट क्या होता है। हालांकि अभी ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे जब प्रीएम्बल पढ़ेंगे, था प्रीएम्बल में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। सोशलिस्ट एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसके अंदर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, कोई भी क्या जमीन खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता है, ये जितनी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है ना, इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता अगर ट्रूली सोशलिस्ट है तो। असल में कोई सोशलिस्ट राज्य है ना, तो वहां प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हमारे सबके घर में है ना। और सरकार के पास सरकारी प्रॉपर्टी भी तो है। हम प्राइवेट धंधे चला सकते हैं, सरकार भी तो धंधे चलाती है, तो दोनों चीज चल रही है। यानी हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमिक्स चल रही है, लेकिन एक सोशलिस्ट टच के साथ चलती है कि सरकार को कभी ऐसा लगा कि इसकी प्रॉपर्टी लेनी है तो ले भी तो लेती है। तो ऐसे सोशलिस्ट टच है, लेकिन लेके क्या कोई उस पर अत्याचार थोड़ी कर दिया, हमारे ही भले के लिए वापस से उसको रीइन्वेस्ट कर देती है, या रोड बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी, कुछ चीज बनाएगी। इसको सोशलिस्ट या समाजवादी अप्रोच कहते हैं, जिसमें समाज प्रधानता पे होता है। इसके अपोजिट होता है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट में सिर्फ एक ही चीज प्रधानता होती है, बता सकते हो क्या? कैपिटल, पूंजी, या फिर प्रॉफिट, कि कहीं से भी प्रॉफिट आए। तो वहां पे क्या है, निजता या प्राइवेट लैंड बहुत जरूरी है। जैसे एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर हर किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का एक फंडामेंटल राइट होता है कि उनसे उनकी प्रॉपर्टी छीनी नहीं जा सकती है, किसी भी हालत में नहीं छीनी जा सकती। और वहां पे मोस्टली धंधे सब प्राइवेट लोग ही करते हैं, सरकार इन धंधों को नहीं करती। हालांकि ये इतना इजी कंसेप्ट नहीं है जितना इजी में मैं आपको बोल दिया। ये एक बहुत विस्तृत कंसेप्ट है जिसको अपन जब देखेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट क्या होती है। तो मोटा मोटा जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि कैपिटलिस्ट वो होती है जहां पे एक देश के अंदर इंडस्ट्रीज कौन लगाते हैं, तो प्राइवेट प्लेयर्स लगाते हैं, ठीक है। सोशलिस्ट के अंदर कौन लगाता है, सरकार लगाती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में सरकार भी लगाती है और प्राइवेट भी। तो भले ही हमने यहाँ सोशलिस्ट लिखा है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे हम एक सेमी सोशलिस्ट या दोनों का मिक्सचर है। असल में सोशलिस्ट नहीं है, लेकिन हाँ, हम वैचारिक तौर पे, हमारे जो संविधान के निर्माता थे वे चाह रहे थे कि हम सोशलिस्ट जैसे बने, लेकिन कंप्लीट सोशलिस्ट हो या ना हो इसका नहीं, लेकिन हाँ, इस समाजवाद की अवधारणा जब भी राज्य डिसीजन ले तो वह रहे कि राज्य कोई भी अगर धंधा अपने हाथ में ले रहा है, किसी की जमीन ले रहा है, तो वह हमेशा वेलफेयर के लिए ही इन्वेस्ट हो, ठीक है। ऐसे सोवरेन हुआ, सोशलिस्ट हुआ। एक और शब्द सुना होगा आपने, सेकुलर। क्या होता है ये सेकुलर होना? व्हाट इज सेकुलर? अभी के लिए छोटा सा समझ ले, सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष होना। हालांकि ये जो सोवरेन होना, सोशलिस्ट होना, सेकुलर होना, ये सब राज्य की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेरी और आपकी नहीं, राज्य की कैरेक्टरिस्टिक, कि हमारा राज्य ऐसा हो। तो सेकुलर राज्य वह राज्य होता है जिसमें एक राज्य, अब सेकुलर की क्या बहुत सारी परिभाषाएं, एक वेस्टर्न परिभाषा है, एक इंडियन परिभाषा है। तो अभी हम इंडियन परिभाषाएं पढ़ेंगे, लेकिन अगर भी आप गूगल खोलोगे और सेकुलर की डेफिनेशन देखोगे ना, तो उसमें वेस्टर्न डेफिनेशन आएगी। इंडिया की अपनी डेफिनेशन है। हमने सेकुलर, क्योंकि इंग्लिश वर्ड है, हमने हिंदुस्तान में सेकुलर को जो हिंदी में समझा है, वह समझा है पंथ निरपेक्ष।
निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि कोई भी राज्य जब अपने फैसले लेगा, कोई पॉलिसी लेगा, तो वह किसी भी एक पंथ, जैसे हिंदू हुआ, मुसलमान हुआ, सिख हुआ, किसी भी एक पंथ के लिए कार्य नहीं करेगा। जैसे इसका कंसेप्ट सेकुलर का कहां से आता है? वो आता है धर्म राष्ट्र से। एक धर्म राष्ट्र क्या होता है? धर्म राष्ट्र जैसे कि पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, या इस्लामिक रिपब्लिक, रिपब्लिक तो नहीं, या कोई भी, जैसे सऊदी अरेबिया या यूएई, ये सब तो इस्लामिक राज्य है ना। इस्लामिक राज्य होने का मतलब क्या है? यहाँ जो राज्य के टैक्स का पैसा है ना, वह इस्लाम की बढ़ोतरी के लिए खर्चा किया जा सकता है। ये होते हैं धर्म राज्य। इसी के अगेंस्ट जो वेस्टर्न कंसेप्ट, सेकुलरिज्म के दो मीनिंग है। पहला मीनिंग है वेस्टर्न मीनिंग। वेस्टर्न मीनिंग ये कहता है कि जब कोई राज्य धर्म की गतिविधियों में पार्ट ना ले तो वो धर्मनिरपेक्ष हो गया या पंथ निरपेक्ष हो गया। लेकिन हिंदुस्तान में इसकी एक और डेफिनेशन ली गई है। अब ये बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। इस वर्ड को समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। ये आपके दादाजी हैं, ठीक है, दादाजी। ये दादाजी के 4 बेटे, बेटा 1, बेटा 2, बेटा 3 और बेटा 4, ठीक है। ध्यान से समझना। यदि आपके दादाजी का घर, और नीचे इनके बेटे क्योंकि दादाजी कहला रहे हैं इसलिए, यदि दादाजी का घर बेटे 1 की बढ़ोतरी के लिए सारा कार्य करे और बेटे 2, 3, 4 की बढ़ोतरी के लिए कोई कार्य नहीं करे, तो हम क्या इस घर को बेटा 1 की तरफ झुका हुआ कह सकते हैं? कह सकते हैं। अच्छा, तो ये क्या कहीं कहीं से धर्मराज्य जैसा कंसेप्ट नहीं हो गया कि एक धर्म था, उसकी उन्नति के लिए सारे कार्य किए जा रहे हैं। अगर दादाजी जो 1 लाख रुपए कमा रहे थे, वो 1 लाख रुपए सिर्फ B1 के लिए खर्चा करें तो यानी B1 का राज्य हो गया। लेकिन यही B1 का पैसा, ये 1 लाख रुपए जो दादाजी कमा रहे थे, दादाजी कहे मैं तो किसी भी बेटे पे खर्चा नहीं करूंगा, तो क्या दादाजी पुत्र निरपेक्ष हो गए? अपने किसी भी पुत्र का साथ नहीं दे रहे हैं, पुत्र निरपेक्ष हो गए। और वहीं दादाजी ये कहे मैं किसी में भी भेदभाव नहीं करूंगा, जिसको जितनी जरूरत है उतना ले लेना, तो क्या अभी भी पुत्र निरपेक्ष हैं वो? किसी भी पुत्र का साइड नहीं ले रहे ना, तो पुत्र निरपेक्ष हैं। तो हिंदुस्तान ने ये डेफिनेशन दिया है। हमारा जो राज्य है वह, यह जरूरी नहीं है कि किसी भी एक धर्म के लिए पैसा खर्च करे, लेकिन सब धर्म के लिए पैसा खर्च कर रहा है तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। बस रोक क्या है? किसी एक धर्म के लिए पैसा खर्च नहीं करेगा जो टैक्स का पैसा आ रहा है। समझ आई बात? ये होती है सेकुलरिज्म, ठीक है, कि किसी एक धर्म को प्रधानता ना मिले किंतु सभी धर्मों को प्रधानता मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हज के लिए सब्सिडी दी जाए और सिर्फ हज के लिए ही सब्सिडी दी जाए और अमरनाथ यात्रा के लिए नहीं दी जाए, तो क्या वो सेकुलर राज्य है? नहीं है ना। तब तो वो किसी एक को फेवर कर रहा है। लेकिन हज के लिए भी दे दी, ननकाना साहिब जाने के लिए, पाकिस्तान में ननकाना साहिब, वहां के लिए भी सब कुछ सब्सिडी दे दे, अमरनाथ यात्रा के लिए भी सब्सिडी दे दे, तो सेकुलर है ना। या फिर उसको किसी को भी पैसा ना दे तभी सेकुलर कहेंगे, तब वेस्टर्न डेफिनेशन है। ये इंडियन डेफिनेशन है, क्योंकि हिंदुस्तान में सदैव ये माना गया कि हमारा जो देश है ना, वो बेसिकली धार्मिक देश है। यहाँ लोगों से उनका धर्म छीनोगे ना तो वो तुमसे तुम्हारी सरकार तक छीन लेंगे। इसलिए हमारे यहाँ सब धर्मों के लिए सब कुछ करो, यही पंथ निरपेक्षता है। यहाँ निरपेक्षता का अर्थ है किसी एक के साथ ना होना, सबके साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमारे, क्या अब कहूं कि दादाजी का कोई एक धर्म है, क्या दादाजी का कोई प्रिय बेटा है? लेकिन पिछले एग्जाम्पल में जब B1 के लिए पैसा दिया जा रहा था तो आपसे पूछता था दादाजी का प्रिय बेटा है B1 है। समझ में आया ये फर्क? अब वही उसी में आएंगे वापस सेकुलरिज्म। अगर दादाजी किसी को भी पैसा नहीं दे रहे होते तो वेस्टर्न वाला होता, तब भी तो ये बात ट्रू होती, क्या दादाजी का कोई प्रिय बेटा है? नहीं है।
दादाजी सबको पीट रहे हैं और दादाजी सबको प्यार कर रहे हैं, बात सेम है। तो हमने सबको प्यार करने वाली डेफिनेशन चुनी और वेस्टर्न नोशन ने ये चुना कि सब, और वेस्टर्न नोशन ने एक डेफिनेशन और चुनी है, उसने ये और चुना है कि कई कई राज्य, जो राज्य धर्म का बल्कि विरोध और कर रहे हैं, एंटी रिलीजन है, उसको भी सेकुलर की डेफिनेशन में माना कि धर्म से कोई लेन देन नहीं, हम तो बल्कि विरोध करेंगे। जैसे फ्रांस में अगर आप ऑफिस में पगड़ी पहन के चले जाओगे ना, हम वो निकाल देंगे बाहर। वहां किसी भी तरह के धार्मिक प्रतीकों को अलाउड ही नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा बुर्का की जो लड़ाई होती है ना, वो फ्रांस में ही होती है, जब बुर्का पहन के चल जाते हैं तो, क्योंकि फ्रांस को ये सब चीजें मंजूर नहीं है, कोई भी धार्मिक सिंबल। हिंदुस्तान में कुछ भी पहन के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, सबके अपने अपने नोशंस ऑफ सेकुलरिज्म है, इसलिए कोई कहेगा नहीं सेकुलरिज्म यही है। अब वापस ह्यूमैनिटीज आ गई ना, एक ही चीज है किंतु अलग अलग मानवीय विचार हैं, इसीलिए तो ये सब्जेक्ट मानवीय है। साइंस होती तो साइंस माइट बी टेकिंग इट टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिविटी की, एक ही डेफिनेशन करो, लेकिन मानवीयता की यही खूबसूरती है कि यहाँ खूब सारी डेफिनेशन एक साथ प्रॉस्पर कर सकती है। ठीक है, बात क्लियर? चलो, तो यहां तक तो अपन ने लिख लिया, इसके आगे चलते हैं। आगे लिखना फुल स्टॉप लगा के, फुल स्टॉप लिखो। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इसका तो मतलब मैंने खूब डिटेल में ही समझा दिया, क्या होता है सुप्रीम लॉ, यानी सबसे ऊपर इसी को प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर भी एक और बात समझा देता हूं कि व्हाट इज दिस सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। अब ध्यान से समझना सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड क्या, इसके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा मैं, ठीक है, और आप लोग ही बताना कि क्या होता है। अब जैसे मैंने रूल्स वर्ड बताया ना, एक वो था एक नॉर्मल इंग्लिश भाषा का वर्ड रूल्स, हालांकि लीगल भाषा में भी रूल्स होता है एक वर्ड, और उस रूल्स को भी थोड़ी थोड़ी लीगल बैकिंग होती है, यानी उसको भी तोड़ने में पनिशमेंट या पेनल्टी होती है, ठीक है, लेकिन मोटा मोटा अपन को अभी नहीं समझना है ये चीज इतना, पर मैं बस आपको बता रहा हूं कि हाँ लीगल भाषा में भी एक वर्ड रूल्स रेगुलेशन, इन सब की अलग अलग परिभाषाएं, लेकिन अभी हमारे लिए समझने के लिए क्या है, रूल्स वो होता है जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करे, और लॉ वो होता है जिसमें रूल्स प्लस प्यूनिटिव एक्शन यानी कि पनिशमेंट हो। पनिशमेंट को अपन क्या कहते हैं, प्यूनिटिव। प्यूनिटिव का मतलब होता है दंडात्मक, ठीक है, तो यानी दंड दिया जा सके या प्यूनिटिव एक्शन उसके साथ जोड़ दिया जाए तो वो लॉ बन जाता है। और वो ही उसी लॉ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो या देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो और जिसको आसानी से बदला भी ना जा सके और जो सरकार के ऊपर लगाम लगाने के लिए बहुत जरूरी हो, वो क्या बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो यानी प्रायोरिटी मैटर करेगी। अब देखते हैं कैसे। संविधान ने लिखा हुआ है कि मान लो फॉर एग्जांपल संविधान ने लिखा कि भाई कोई भी एक चीज संविधान की बता दो कि भाई अपने को क्या है, बोलने की आजादी है, ठीक है, बोलने की आजादी, हालांकि वर्ड बोलने की आजादी नहीं है, दूसरा शब्द आएगा वो आर्टिकल 19 के अंदर अपन पढ़ेंगे। अभी के लिए आपके लिए समझना है बोलने की आजादी है, संविधान ने क्या कहा है मेरे को, बोलने की आजादी है। अब एक कानून आए, उसके अंदर ये लिखा है कि साहब बीजेपी के खिलाफ बोलने की आजादी नहीं है, बाकी तो बोलने की आजादी है। तो बताओ किसकी पालना होनी चाहिए, क्यों, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है कि कभी भी दो कानूनों के बीच में भिड़ंत हुई ना, या किसी भी दो आइडिया के बीच में भिड़ंत हुई तो कौन जीतेगा, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। उसके बाद कौन जीतेगा, लॉ। अब मान लो इस लॉ के अंदर ही रूल बनाया गया और रूल में लिख दिया कि साहब बीजेपी प्लस आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते, कांग्रेस के खिलाफ तो कुछ भी कह दो। अब मान लो इधर से ये हटा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लॉ कहता है कि सिर्फ बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते बाकी किसी के साथ, लेकिन उसी के अंदर एक सब रूल कह रहा है कि साहब बीजेपी और आप के लिए नहीं कह सकते, कांग्रेस के खिलाफ कुछ कह सकते हैं। तो अब बताओ इन दो में भिड़ंत हुई तो कौन जीतेगा, लॉ। रूल उससे छोटा होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से छोटा होता है लॉ, लॉ से छोटा होता है रूल। रूल बनाता है एग्जीक्यूटिव, लॉ बनाता है
लेजिस्लेटर, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी ने। समझ में आई बात? रूल कौन बनाता है? आमतौर पे रूल बनाने की जिम्मेदारी होती है कि जो भी एग्जीक्यूशन कराएगा ना, जैसे सेक्रेटरी वगैरह, ये रूल बना लेते हैं कि साहब, जैसे आप डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल में गए तो वहां कुछ रूल बनेंगे, साहब ऐसे 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 टेस्ट होगा आपकी ड्राइविंग का टेस्ट। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट में तो सारे रूल नहीं लिखे, उसमें तो सिद्धांत लिखे हैं कि भाई किसी भी इंसान को 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। फिर रूल्स में ऐसे कहते हैं कि 18 वर्ष की आयु प्रूव करने के लिए ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। समझ? अगर वो चीज इसके विरुद्ध जा रही है तो कौन जीतेगा? लॉ जीतेगा। तो क्या प्रायोरिटी का एक मीटर सेट है? सबसे ऊपर संविधान, फिर लॉ, फिर रूल्स एंड रेगुलेशन, फिर उसके बाद आपके पापा के बनाए हुए रूल्स। समझ रहे हो? लेकिन आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपके घर में ये सबसे ऊपर है। लेकिन देश में नहीं है। देश में सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे कहा है कि लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन पापा के कानून में क्या पता कुछ और हो सकता है ना, और शायद असलियत में चल भी वो ही रहा हो। संविधान पे तो नीचे रह गया ना, सुप्रीम लॉ नहीं रहा। लेकिन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड आमतौर पे, मोटे तौर पे राज्य के लिए नियम है। मेरे आपके लिए तो बहुत कम नियम है। ज्यादातर सब राज्य की शक्तियों को रोकने के लिए नियम बनाए, ताकि राज्य कभी भी कैसा ना हो जाए, तानाशाह ना बन जाए कि हमसे हमारी आजादियां ही छीन ले। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो 15वीं शताब्दी से और 19वीं शताब्दी तक के राज्य देखे गए ना, वो सब डिस्पोटिक रूलर्स ही रहे, जो इच्छा थी वैसे चला रहे थे राज्य। तो इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी लोग, ताकि अपने मर्जी से राज्य ना चलाएं, और लोगों में ये विचार आए कि जो राज्य है ना, ये लोगों ने बनाया है, लोगों को राज्य ने नहीं बनाया। तो जब हम थ्योरीज ऑफ स्टेट पढ़ेंगे ना, जब स्टेट को तरीके से पढ़ेंगे, तब मैं वहां समझाऊंगा कि बहुत सारी थ्योरीज ऑफ स्टेट है, जिसमें एक है द कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, एक है द डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। हालांकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें दोनों थ्योरी मिलती हैं। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको, क्या है ये थ्योरी ऑफ स्टेट, यानी राज्य होता क्या है। तो लोगों ने ये कहा कि हमें राज्य की सारी बातें माननी है। जैसे मैंने वो एग्जांपल लिया था कि भाई आपको बात माननी है, तो बड़ा होने के नाते बात मान रहे हैं या बलवान होने के नाते बात मान रहे हैं, टैलेंट पे बात मान रहे हैं या फिर से बड़ा होने पे। ऐसे राज्य की बात हम क्यों माने? ये भी तो एक सवाल है ना। तो इसके आंसर के लिए कहा कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो एक कहानी आती है मनु की। मनु की कहानी ये आती है कि देखो, मनु की नहीं और दूसरी भी कहानी आती है, मतलब यही एक ही कहानी दो चार बार रिपीट होती है अलग अलग जगह। तो मैं शायद एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको आइडिया बता देता हूँ। एक ऋग्वेद में कहानी आती है कि भाई एक बार असुर और देवताओं में युद्ध हुआ, और देवता युद्ध हार गए। उस समय देवताओं के पास कोई लीडर नहीं था। पता किया कि हम हारे क्यों, तो पता चला कि असुर तो लीडर वीडर लेके आ रहे हैं तरीके से, हमारे पास कोई लीडर नहीं है। तो सब असुरों ने मिलकर एक लीडर चूज किया और माना कि हम इसकी बात मानेंगे, और तब से राज्य शुरू हुआ और वो फिर जीते। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जैसी बात नहीं हो गई कि हमने तुझसे कहा कि तू हमारा लीडर बन, और फिर तू हमें ये फलाने युद्ध में जिता, उसके बदले में हम तुझे कुछ देंगे। ऐसे जो मनु की कहानी आती है उसमें ये आती है कि सब लोग एक बार ऐसे युद्ध चल रहा था तो युद्ध में हार गए, तो मनु के पास आते हैं कि मनु आप हमारा नेतृत्व करें। मनु मना कर देते हैं। तो फिर उसके बाद वो दोबारा आते हैं कि मनु आप हमारा नेतृत्व करें। तो मनु बार बार रिपीटेटिव एफर्ट के बाद ऐसे कहते हैं कि मैं आपका नेतृत्व करना स्वीकारता हूं, किंतु मैं इसके बदले में आपकी उपज का 1/6 हिस्सा लूंगा। तो क्या टैक्स नहीं हो गया कुछ कुछ, कि मैं आपसे 1/6 जो भी आप उपज करोगे वो मैं लूंगा, मैं उसके बदले में उसको कहाँ स्पेंड करूंगा, तो मैं सेना बिना रखूंगा, मैं लीडरशिप, जितनी चीजें लीडरशिप के लिए जरूरी होंगी वो सब रखूंगा, इसके बदले में आपको सुरक्षा प्रदान करूंगा। तो क्या वापस कॉन्ट्रैक्ट जैसा खेल नहीं हो गया? अब इसी के साथ साथ डिवाइन ओरिजिन की थ्योरी भी हमें हिंदुस्तानी टेक्स्ट में मिलती है। क्या आपने ये बात गौर नहीं की कि रामायण में और महाभारत में
दोनों में ही राजा को ईश्वर तुल्य बताया है। यहां तक कि महाभारत में तो सभी को पांडवों का जन्म ही दैविक बता दिया है, सब देवताओं से जन्मे हैं। फिर तो डिवाइन ओरिजिन हो गया। जब देवताओं ने ही हमारे लिए राजा चुन लिए तो हमारा राजा कोई और कैसे हो सकता है? अरे तो दो बात हो गई, यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ आपने हमारे लिए तय कर दिया, अब फिर देवताओं के बेटे का बेटे का बेटे का बेटा 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 वही बनेगा क्या, राजा। लेकिन यहाँ तो कुछ दूसरा खेल चल रहा था। तो ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग थ्योरीज चलती थी समाज में कि क्या लेजिटिमेसी है। आज की तारीख में हम इसको मानते हैं। किसी को नहीं पता कि राज्य पहली बार कब बना, सच में किसी को नहीं पता। किस दिन हमने ये स्वीकारना शुरू कर लिया कि इस राज्य का मेरे ऊपर अधिकार है या ये मेरे लिए नियम बना सकता है। तुम्हें कब पता चला कि भारत की सरकार तुम्हारे लिए नियम बना सकती है? तुम्हारे ऊपर तो लाद दी गई है ना ये बात, लेकिन तुम विरोध तो नहीं करते हो, तुम स्वीकार लेते हो। ऐसे ही किसी जमाने में ये थ्योरी भी स्वीकार ली गई थी, ऐसे ही कोई और थ्योरी होगी वो भी स्वीकार ली जाएगी। फिर इन थ्योरियों का विरोध होता है जब बहुत प्रशासन कुशासन बन जाता है ना, तब इन चीजों का विरोध होता है कि यार ये चीज अच्छी नहीं है। तो ऐसे ही अभी हम कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी पे वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे इंग्लिश राइटर्स भी कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी, वो कहते हैं कि इट इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है हमारे और राज्य के बीच में, जिसमें राज्य हमारी रक्षा करेगा, उसके एवज में हम राज्य के ये नियमों को स्वीकारते हैं, राज्य को टैक्स देते हैं एंड ऑल। ठीक है, बात यहां तक बात क्लियर। चलो, तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, और ये भी लिख लिया अपने, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड आगे लिखेंगे, लिखना फुल स्टॉप। हाँ, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे व्हाट गवर्न्स अस। लिखो, अगला क्वेश्चन है इसी में, जैसे ये लिखा था व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, लिखना व्हाट गवर्न्स अस, व्हाट गवर्न्स अस इन इंडिया। इन इंडिया मत लिखो, ऐसे लिख लो व्हाट गवर्न्स अस टुडे, व्हाट गवर्न्स अस टुडे। आज की तारीख में हमारे ऊपर कौन कौन से नियम लागू हैं भाई, हमें भी तो पता चले कितने तरीके के नियम हैं हमारे ऊपर। तो सबसे पहला और सबसे ऊपर का कौन लागू है हमारे ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन लिखो। उसके बाद नंबर 2 पे, बिल्कुल सही। अब इस लॉ के लिए जो शब्द है वो लिखेंगे हम, लिखो स्टैच्यूटरी लॉज। स्टैच्यूटरी लॉज, स्टैच्यूटरी मतलब होता है विधिक कानून, मतलब वही विधिक विधि एक ही बात है सब। स्टैच्यूटरी अपने आप में ही लीगल होता है, तो स्टैच्यूटरी लॉज ये इसमें लिखना किसके द्वारा बनाए गए, या तो पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको विधानसभा कहते हैं ना मन, या तो विधानसभा ने बनाया हो या हमारी संसद ने बनाया हो। ऐसे ही तो यही तो बनाते हैं कानून। ठीक, इसके अलावा और कौन कौन सी चीज है जिनसे हम गवर्न होते हैं आज की तारीख में, बताओ आपके हिसाब से कि हाँ ये भी हमारे ऊपर नियम बना लेते हैं, बताओ भाई। हाँ वो भी बात है, वो भी लिखेंगे अभी पर्सनल लॉज ऐसे करके, लेकिन मैं वो बात करना चाह रहा हूँ जिनके पास शक्ति है अपने आप को मनवाने की, यानी जो अथॉरिटी ऑफ लॉ की तरह हमें गवर्न कर रहे हैं, वो भी है जो आप कह रहे हो, बट आज की तारीख में हमारे ऊपर अथॉरिटी ऑफ लॉ जैसा, यानी जो हमसे फोर्सफुली करवा सकता है, और कौन है। एक चीज होती है वो लिखेंगे ऑर्डिनेंस। अब ये क्या होता है अभी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझा देता हूं ये क्या होता है। आमतौर पे ध्यान से सुनना इधर, कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी, कानून बनाने की जिम्मेदारी कौन बनाता है कानून, हिंदुस्तान में कौन बनाता है कानून, विधायिका। तो आमतौर पे यही तो है विधायिका, और जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, वो तो एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका होती है। कभी कभार कार्यपालिका भी जरूरत के अनुसार कानून बना देती है, बाद में पार्लियामेंट से अनुमोदन ले लेती है कि क्या हमने बनाया है सही है कि नहीं, आप प्लीज अप्रूव कर दो। लेकिन कुछ समय के लिए इसको भी वही स्वीकृति है जो इसको स्वीकृति है। ठीक है, इसको ऑर्डिनेंस कहते हैं, इसको एग्जीक्यूटिव द्वारा लाया जाता है। इसको लिख लेना बाई एग्जीक्यूटिव, बाई एग्जीक्यूटिव। ठीक है,
इसके बाद और बताओ भाई कि और कौन कौन सी ऐसी हैं जहां से हम गवर्न हो रहे हैं। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आते हैं ना कि इस कानून का ये अर्थ है, या ये गाइडलाइंस आती है कि ऐसे ऐसे इसका मतलब ये है, ऐसे देश चलेगा। तो जुडिशियल डिसीजंस, और लिखो जुडिशियल डिसीजंस, इन सब के पास कानूनी शक्ति है। जुडिशियल डिसीजंस, ठीक है। इसके बाद लिखना, इसके बाद कुछ नियम म्युनिसिपालिटी वाले भी तो बनाते हैं, इधर ठेला खड़ा होएगा, इधर खड़ा नहीं होएगा, समझ रहे हो बात। बाई लॉज कहते हैं इनको। पंचायत भी तो बनाती है ऐसे नियम। तो देखना, बाई लॉज, बाई लोकल बॉडीज, इनको लोकल बॉडी कहते हैं म्युनिसिपैलिटी और पंचायत को, ठीक है। इसके अलावा कभी कभार कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, वो भी अथॉरिटी ऑफ लॉ रखते हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल पे स्वीकार है, हमारे देश की सरकार ने भी उसको स्वीकृति दे दी है कुछ चीज़ों को, तो वो चीज़ें नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मान लो, जब हमारे देश में कभी टॉर्चर हो रहा था, थर्ड डिग्री टॉर्चर, इंटरनेशनल सोसाइटी ने ये कहा कि साहब ये अमानवीय है, ये पुलिस वाले टॉर्चर देते हैं, अमानवीय है। तो हमारे देश में भी इस बात पे बहस हुई, हालांकि कानून नहीं बना, लेकिन ये प्रथा तो अपना ली गई। तो अब अगर कोई टॉर्चर करता है, कोई पुलिस वाला, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ठीक है भाई। इसके बाद अगला लिखेंगे, कितने हो गए, 6 हो गए। बाई लॉज भी लिख लिए, ठीक है। इसके अलावा लिखेंगे रूल्स, लिखना रूल्स, रेगुलेशंस या नोटिफिकेशंस। रूल्स, रेगुलेशन या नोटिफिकेशन, ये भी आमतौर पे एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन ये लोअर लेवल के एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आईटी रूल्स, अब आईटी एक्ट बनी हुई है लेकिन उसके अंदर आईटी रूल्स आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मोटर व्हीकल एक्ट बनी हुई है लेकिन उसके अंदर रूल्स बनाए जा सकते हैं जिनसे हम बाध्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी सरकारी ऑफिस में जाते हो, तो वहां पे भी तो रूल्स बने हुए होते हैं कि भाई साहब फलाना फलाना डॉक्यूमेंट आएगा, इसके बाद ये डॉक्यूमेंट आएगा, उसके बाद ये आएगा, फिर ये प्रक्रिया होगी, सब बना के रखते हैं ना वो रूल्स। तो ये रूल्स, रेगुलेशन या नोटिफिकेशन। इसके बाद अगला लिखेंगे भाई, और क्या कोई और है जो एक विधिक शक्ति रखता है या प्यूनिटिव एक्शन रख सकता है कि अगर नहीं किया तो कुछ हमारे दिक्कत हो सकती है। तो अगला लिखना पर्सनल लॉज। अब आप कहोगे साहब पर्सनल लॉ पे तो अभी आपने कहा था कि कुछ भी नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे पर्सनल लॉज होते हैं जिनको फोर्स ऑफ लॉ मिला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, जैसे एक दो लोगों का केस है, ध्यान से समझना, एक लड़का और लड़की दोनों ने शादी कर ली मंदिर में जाके, 7 फेरे ले लिए, इसके बाद लड़का भाग गया। अब क्या लड़की कोर्ट जाके ये कह सकती है कि साहब इसने मुझसे शादी की थी, इसको मेरे साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को पैसा दे। पर कोई कानून में तो नहीं है कुछ भी। शादी कब हुई तुम्हारी, और शादी को रजिस्ट्री कराई तुमने, कहीं रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन अपने आप में शादी होना ही लीगल है। जब वो 7 फेरे लिए ना, सप्तपदी की गई, उसी वक्त उसको लीगल एनफोर्समेंट मिला। तो कुछ ट्रेडिशंस ऐसे होते हैं जिनको लीगल एनफोर्समेंट है, जिनको अपन विधिक तौर पे लागू करवा सकते हैं। हाँ, प्रूफ मांगेंगे, फोटो दिखा देना है शादी की फोटो, फोटो नहीं ली तो फिर कुछ नहीं, फिर पंडित की गवाही लगेगी जिसने करवाई होगी, ठीक है। और नहीं भी लगी होगी, 2 गवाह खड़ा कर दूंगा मैं, हमने देखा सब हमारे सामने हो रही शादी, ठीक है। ऐसी चलता कानून। चलो, कहाँ है मार कर, कहाँ गया, अच्छा हाँ, ठीक है। तो कुछ पर्सनल, ऐसे सारे पर्सनल लो नहीं, अरे तुम्हारे पापा ने कहा तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतना ही रुपया मिलेगा महीने का, ऐसे कुछ नहीं होता है। पापा की कही हुई बातें नहीं है इसमें, कहीं समाज की कही हुई बातें हैं, ठीक है। तो पापा के द्वारा बनाए गए सारे कानून को विधिक संरक्षण नहीं है, प्रोटेक्शन बाय लॉ नहीं है कि जाके कानून से और लागू करवा दो, ठीक है। लेकिन हाँ पर्सनल लॉज है, पर्सनल लॉज जैसे कि शादी ब्याह, देख लेना, मैरिज एक्सेट्रा,
मैरिज उसमें लिख देना सप्तपदी। सप्तपदी होती है, वो 7 फेरे लेते हैं ना अग्नि के, वह अपने आप में बहुत है शादी प्रूफ करने के लिए कि सप्तपदी हो गई यानी शादी हो गई है हमारी। शादी नहीं, विवाह हो गया। शादी अलग कंसेप्ट है, शादी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, विवाह कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये अलग चीज है। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया व्हाट गवर्न्स अस। तो ये चीजें आज की तारीख में हमें गवर्न करे, यानी हमें इन की बातें माननी है। इसके अलावा कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारे ऊपर बाध्यकारी है, ये बात ध्यान रखना। क्या बात समझ में आई? इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे ऊपर बाध्यकारी है। लेकिन अब मैं एक एग्जांपल लूंगा और फिर मैं ये समझना चाहूंगा कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा है कि नहीं। आप कॉलेज गए, कॉलेज में एक नियम लगा हुआ है, अब वो हमारे ऊपर बाध्यकारी है क्या? सोच समझ के जवाब दो। मैंने कहीं यहाँ लिखाया था कॉलेज, मैंने कहा ना सिर्फ ये 8 चीजें बाध्यकारी हैं हमारे ऊपर कि ऐसा हमें करना ही करना है। पर स्कूल कॉलेज में तो वो होते हैं ना कि उनके रूल्स होते हैं तो वे जेल में बंद कर देंगे आपको, नहीं फिर आपके ऊपर को पेनल्टी लगा देंगे। पर कॉलेज वाले तो पेनल्टी लगा देते हैं, फिर क्या उसकी पेनल्टी मानना हमें जरूरी है? क्यों जरूरी है? नहीं तो वो कॉलेज से निकाल देंगे हैं। क्योंकि वो कॉलेज का जो माहौल है ना वो ना बिगड़े लोग लेकिन उसको स्वीकृति किसने दी है? उसकी मैंने तो यहाँ कहीं नहीं नाम लिखाया कि तुम्हें अथॉरिटी ऑफ लॉ है कि नहीं। तो उनको कोई अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं है, वो हमारी मॉरल अथॉरिटी पे वर्क करते हैं, हमने ही स्वीकृति दे रखी है। लेकिन आपने कई ये चीज भी तो देखी होगी, कोई आदमी जित जाता है, नहीं दे रहा मैं तो पैसे नहीं दे रहा कोई, फाइन, तो अपने आप उसका फाइन माफ भी हो जाता है। कोई जित जाएगा तो माफ भी हो जाता है। तो कॉलेज पे भी तो बहुत सारे बच्चे एक साथ मिलके कुछ भी वो कर देते, उनकी बात माननी पड़ती है। मान लेते हैं ना कॉलेज है, तो अथॉरिटी ऑफ लॉ होती तो क्यों मानती जबरदस्ती की बातें? तो अथॉरिटी ऑफ लॉ उनके ऑर्डर्स के लिए नहीं है, लेकिन जो कुछ नियम कानून है ना कि हम इस व्यवस्था में ऐसे चलना चाह रहे हैं, तो उस व्यवस्था में थोड़ी थोड़ी स्वीकृतियां मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉलेजेस को भी थोड़ी थोड़ी स्वीकृति दे रखी है कि हाँ भाई आप ऐसे, क्योंकि वो एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे या जो भी चीज आगे कराएंगे पढ़ाएंगे, तो वो सब क्योंकि बाध्य हैं सरकारी नियमों से, तो वो सरकारी नियम जो है ना वही हमारे ऊपर बाध्य हैं। उसके अलावा कॉलेज अपनी मर्जी से कोई नियम बना रहा है ना कि यू हैव टू डिपॉजिट 20,000 रुपीज फॉर फलाना एंड डिमका, वो जरूरी नहीं है देना। लेकिन जो उनको सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आई है ना कि इस चीज का आप पैसा ले सकते हो, वो लीगली मांग सकते हैं। वो आप नहीं दो तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है और आप वहां पढ़ रहे हो तो। लेकिन ये जो अलग अनशन आप अपनी मर्जी से, तो वी कैन क्वेश्चन अथॉरिटीज। जब हमें ऐसे लगे ना कि ये चीज सही नहीं है, या तो तुम इलीगली मांग रहे हो, तो लीगल बैकिंग कोई नहीं है उनके ऑर्डर्स के पास। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही एक और चीज, जैसे मान लो कोई थाना है, ध्यान से समझना। अब थाना छोड़ो, कोई और जैसे मान लो कि ना सरकार ने ऐसे कहा हुआ है कि साहब सरकारी गाइडलाइंस है कि हर हॉस्पिटल सुबह 5 बजे से और शाम को 6 बजे तक खुलेगा। अब वहां डॉक्टरों ने 5 डॉक्टरों ने मिलकर ये कह दिया हम ही यहाँ पे पढ़ा वो करते हैं इलाज, तो साहब हॉस्पिटल सुबह 5 बजे की जगह सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुलेगा। तो बताओ क्या वो ऐसा कर सकते हैं? क्यों? क्यों नहीं कर सके? लेकिन सारी दुनिया में तो ऐसा ही हो रहा है। नहीं हॉस्पिटल खुल जाता है, डॉक्टर लेट आते हैं। डॉक्टर्स लेट आते हैं तो फिर वो लेट आए तो शिकायत हो सकती है उनकी। हो तो सकती है बिल्कुल पर ऐसा उनके नहीं। खिलाफ कोई शिकायत नहीं करता। क्यों? नहीं करते लोग। क्यों डॉक्टर साहब हैं हमारा गलत इलाज ना कर दें, है ना? कोई बात नहीं, लेकिन आप इस पॉइंट को समझ गए हो जो मैं कहना चाहता हूँ। हम डॉक्टर या कोई भी संस्थान जिसकी हम सेवा ले रहे हैं, हम सब कानून से बाध्य हैं, उनके बनाए हुए नियमों से नहीं। समझ गए बात? लेकिन हम बहुत सारी संस्थाओं में जाएंगे ना, वहां ऐसे फर्जी नियम बने होते हैं, इस कक्ष में मोबाइल का उपयोग वर्जित है, और बच जाए मेरा मोबाइल तो क्यों निकल जाओ भाई? तू है कौन नियम बनाने वाला, पहले तो ये बता। तेरे पास सबसे बड़ी बात है, आधे से ज्यादा लोग तो इतनी सोचो में पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस भी का हम अपोज कर रहे हैं ना, वहां हमें पता तो हो कि इसके पास यह नियम बनाने की शक्ति भी है कि नहीं। क्योंकि कई बार एग्जीक्यूटिव्स को ये शक्ति दी जाती है कि आप नियम बना सकें, लेकिन हर एक को नहीं दी जाती है।
लेकिन क्या है, जब हम अपोज करते हैं ना तो वो हमारी इच्छा से काम नहीं करता है, फिर वो अपनी इच्छा से हमारा दूसरे तरीके से मजे लेता है, और जिससे हम डर जाते हैं। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस देश में किसका राज चलता है? कानून का राज, विधि का राज्य कहते हैं ना, जैसे कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। तो जो कानून कहता है ना, हम सिर्फ उन्हीं चीजों से बाध्य हैं। कोई और नियम बना के हमारे ऊपर लागू कर रहा है, हम उनके लिए बाध्य नहीं है। अब एक और एग्जांपल, अगर मान लो यूट्यूब कल को ऐसे कहे कि साहब मैं अभी तक तो 50% पेमेंट देता था, अब 20% पेमेंट दूंगा, तो यूट्यूब ऐसा कानून बना सकता है? कानून नहीं, ऐसा नियम बना सकता है? बना सकता है ना। यूट्यूब का उपभोग कर रहा हूं, मत करो यूट्यूब का उपभोग, सीधी सी बात है। लेकिन क्या यूट्यूब इसके लिए आपको कोई जेल करा सकता है या कुछ और? सिंपल सी बात है। यही आपको बताना चाह रहा था कि कौन कौन सी चीज प्यूनिटिव है या दंडात्मक है हमारे ऊपर, बाकी सारी चीजें सिर्फ एक दूसरे से म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट पे चल रही हैं। यूट्यूब कब हम पे केस कर सकता है, तो ध्यान से समझना। हमने ये साइन करके दे दिया कि साहब हम यूट्यूब को ये चीज प्रोवाइड कराएंगे, बदले में यूट्यूब हमें ये देगा। अब मान लो यूट्यूब हमें पैसा तो दे रहा है, लेकिन हम यूट्यूब को, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं उसको कुछ डेटा प्रोवाइड कराऊंगा और मैं उसको डेटा नहीं दे रहा, तो ये एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुझे सजा क्यों होगी? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो ये कहती है कि यदि आपने किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो आपको फलाना फलाना कार्यवाही आपके खिलाफ हो सकती है। अब बात समझ में आई? मैंने मान लो कल को एक एसी ठीक करने वाला बुलाया, मैंने उससे कहा कि साहब मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, ये मेरा एसी तुम्हें ठीक करना है। वो मुझसे 500 रुपये ले जाए लेकिन एसी ठीक नहीं करे, फिर मैं उसके खिलाफ केस कर सकता हूँ। क्यों? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कब बना? जब मैंने उसको पैसा दे दिया, भले ही उसने मौखिक रूप से ही मुझे कहा कि साहब आपका एसी ठीक कर दूंगा मैं, वो एक पन्ना दे या मौखिक रूप से मुझे कहे, ये अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होगा ना, उसके लिए सजा है। तो जब तक कानून नहीं कहेगा ना, तब तक कोई सजा नहीं। तो जब आप ऐसे ही किसी भी संस्थान को भी ज्वाइन करते हो ना, तब वो ऐसे लिखवा लेते हैं कि आप हमारी प्रशासनिक कार्यवाहियों से भी करेंगे, वरना क्या है हम आपको निकाल देंगे, बस इतना उनके हाथ में। उससे ज्यादा उनके हाथ में कुछ नहीं है। जैसे डरा देते हैं, धमका देते हैं, हर एक चीज के लिए आप लीगल एक्शन ले सकते हो, लेकिन आमतौर पर क्या है, इंसान डर जाता है। लेकिन जब आप यहाँ से 1 साल 2 साल पढ़ के निकलोगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये आदमी मेरा शोषण कर रहा है, ये डराना चाह रहा है। क्यों? इसको लग रहा है कि मेरे को कुछ पता नहीं है, और जैसे दुनिया चल रही है वैसे ही सब चल रहे हैं। हमने तो क्लास में पढ़ाई कर ली, हमें तो पता चल गया कि साहब ये अधिकार हमें है। लेकिन पता चलना और असल में अधिकारों का उपयोग, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे। लिखना, फुल स्टॉप लगा के पैराग्राफ चेंज करके लिखो, द वर्ड सुप्रीम, ऐसे लिखो, फिर से दूसरी सब हेडिंग डालो, लिखो फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी देश का संविधान होगा तो उसकी ये फीचर्स होंगे, सिर्फ हमारे देश के नहीं, कोई भी देश हो। फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान के क्या 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 फीचर्स होते हैं। पहला लिखना, इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, जो अपन ने पहले ही लिख लिया। तो लिखो, इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, वो उस देश का सर्वोच्च कानून होता है। इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, that is that is that is all the all the legal all the legal documents, that is all the legal documents have to confirm, all the legal document have to confirm confirm with the constitution, विद द कॉन्स्टिट्यूशन का। इस कंफर्म का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में सिद्धांत दिए गए हैं ना, उन सारे लीगल डॉक्यूमेंट में वही सिद्धांत होने चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि बोलने की आजादी है, तो उन सारे डॉक्यूमेंट में बोलने की आजादी ही प्रतीत होनी चाहिए, इसका उल्टा नहीं। अगर संविधान ने कहा है कि देश में भेदभाव नहीं होगा, तो उस चीज में भेदभाव वाले प्रोविजन नहीं हो सकते। अगर हुए तो लिखना, दैट हैज टू कंफर्म विद द लीगल डॉक्यूमेंट, एल्स एल्स इट विल बी डिक्लेयर्ड, else it will be declared void,
वॉइड का मतलब होता है शून्य या खत्म, निरस्त, खारिज, ठीक है, ये सब मतलब होते हैं इसके। और अगर ऐसा हुआ कि भाई संविधान ने कहा है कि पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव नहीं होगा, फिर भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट ऐसा आता है जिसमें ये लिखा हो कि साहब यहाँ पुरुष और स्त्री में भेदभाव हो रहा है, तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा जुडिशियरी के द्वारा। वॉइड यानी खारिज कर दिया जाएगा कि इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, इसको लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है बात, ठीक है, आगे लिखो नंबर 2, लिखो इट इज द ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द लैंड। इट इज द ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द लैंड। ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द लैंड मतलब ये एक स्टेट के क्या ऑर्गन्स होंगे, एक स्टेट किन किन से मिलकर बनेगा, उसकी सारी जानकारी देता है। लिखो दैट इज इट एस्टैब्लिशेज, that is it establishes or provides the administrative structure. It provides the administrative structure such as for example सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में कैसा स्ट्रक्चर बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी और लोकल बॉडी या पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी होगी, ठीक है, लोकल बॉडी। ऐसे 3 टियर स्ट्रक्चर दिया है हमारे देश के लिए। इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है, लोकल बॉडी को। अभी ये समझ में भी नहीं आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, अभी इसके अगला 1 घंटा जो आएगा उसमें सब समझ में आएंगे जब अपन ऑर्गन्स ऑफ स्टेट पढ़ेंगे, ठीक है। आगे लिखना, 3rd पॉइंट लिखो, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। सैंक्टिटी सैंक्टिटी शब्द का क्या अर्थ होता है ये समझते हैं। सैंक्टिटी वही है जो हमने कहा था ना कि ये तो हमारे बुजुर्ग हैं, इनकी बात तो माननी चाहिए, तो हमारे मन ने ये स्वीकृति दी ना, इसी को सैंक्टिटी कहते हैं। हालांकि सैंक्टिटी एक पवित्रता को भी दर्शाता है कि एक विशेष पवित्रता है इसकी, लीगल सैंक्टिटी है। यहाँ साहब ये जैसे होली बुक्स के लिए सैंक्टिटी होती है कि साहब गीता जी में लिखा है तो ठीक ही होगा, एक मन में स्वीकृति है ना, एक विशेष तरह की स्वीकृति है, एक सैंक्टिटी है, एक पवित्रता से जुड़ी हुई है वो। तो वही है, एक संविधान को उसके देश के लोग आमतौर पर स्वीकृति प्रदान कर देते हैं कि हाँ साहब ये तो सबसे बड़े हैं तो इनकी बात तो मान लेते हैं, ठीक है। तो एक स्पेशल लीगल सैंक्टिटी मिली होती है, लेकिन हर देश के लोग ऐसा माने ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे देशों में ये देखा गया है कि वहां के संविधानों को 5-5 साल में बदल दिया जाता है। नेपाल एक प्राइम एग्जाम्पल है इसका, बार बार संविधान में। पाकिस्तान और बहुत सारे ये ले लो, हमारा कौन सा है, श्रीलंका, सब में ये सारे स्ट्रगल्स चलते ही रहते हैं क्योंकि वहां के संविधान में उनके उनके लिए एक स्पेशल सैंक्टिटी का वो माहौल नहीं है। हालांकि कभी कभार रहता है, जैसे 20-20 30-30 सालों तक रहता है। ये तो हमारे देश के अंदर विशेष तौर पे या और भी देशों में भी एक विशेष लीगल सैंक्टिटी दी गई है कि हाँ यार ये एक थोड़ी पवित्र सी चीज है, इसके साथ ज्यादा छेड़खानी करनी नहीं करते, अब ये कह रहा है तो मान लेते हैं, ठीक है बात। चलो आगे लिखेंगे, लिखना एनी लॉ, इसी के अंदर स्पेशल लीगल सैंक्टिटी में लिखना एनी लॉ any law any law that derives its authority any law that derives its authority, क्योंकि ये इसको अथॉरिटी मिली कहां से, हम लोगों से ही तो मिली है। जो जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनाई थी वो बनाई तो हम लोगों ने ही तो मिलकर संविधान बनाया है, तो इसलिए इसको एक सैंक्टिटी मिल जाती है। लिखना लॉ दैट डिराइव्स इट्स अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल, directly from the people themselves and in any democracy किसी भी लोकतंत्र के अंदर in any democracy the people are sovereign, लोग अपने आप में संप्रभु होते हैं जो अपना स्वयं का निर्णय या डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, ठीक।
इसके बाद जो और अपन ने पढ़ा था उसको भी लिख लेते हैं। लिखना क्लासिफिकेशन, अगला सब हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो दुनिया में कितने तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन देखे गए? तो मैंने बताया था 2 तरीके के। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिख के 2 सब हेडिंग ऐसे बना देना। एक तरफ लिखना रिटन, एक तरफ लिखना अनरिटन। अनरिटन, एक तरफ रिटन, एक तरफ अनरिटन। ठीक है। रिटन के अंदर रिटन के अंदर लिखना पहला एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल रिटन कहां पे? तो लिखना इंडिया, यूएसए। अनरिटन एग्जाम्पल लिख लेना यूनाइटेड किंगडम, यूके। ठीक है, यूके लिख लेना। न्यूजीलैंड लिख लेना, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। ठीक है। ठीक है, इसके अंदर लिखना कोडिफाइड प्रोविजंस। कोडिफाइड प्रोविजंस, यहां सारी चीजें क्या है, एक पुस्तक के रूप में अरेंज्ड है। जो भी चीज सर्वोपरि होंगे ना जो कानून, वो एक पुस्तक के रूप में अरेंज्ड है, लेकिन यहां नहीं है। तो लिखो नो कोडिफाइड प्रोविजन। नो कोडिफाइड प्रोविजंस। कोडिफाइड प्रोविजन इन अ सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट, इन अ सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट। यहां पे भी कोडिफाइड प्रोविजन तो है, लेकिन एक लीगल डॉक्यूमेंट में नहीं है। नो कोडिफाइड प्रोविजन इन सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट, क्योंकि अपने आप में हर एक लॉ जो है वो कोडिफाइड तो है, लेकिन एक डॉक्यूमेंट में नहीं है कि उनको अरेंज करके दे दिया हो। दूसरा लिखना दीज आर इनेक्टेड, यानी इनको किसी एक दिन लागू किया जाएगा। इनको लिखना दे आर इवॉल्व्ड। इवॉल्व्ड, लिखना इसी के अंदर दे हैव इनेक्टेड है, यानी डेफिनिट, डेफिनिट इनेक्टमेंट, यानी जिस दिन ये लागू हुए, और एक बॉडी दैट इनेक्ट्स, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी। यहां ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहां लिखना, इस जगह लिखना पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हैज सुप्रीम पावर। यहां लिखना डिवीजन ऑफ पावर। यहां पे पावर्स बटी हुई हैं, वहां पार्लियामेंट के पास ही सारी पावर है। तो अब एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, बताओ इन दोनों में से किस में जुडिशियरी के पास ज्यादा शक्तियां होंगी? ऐसा क्यों? क्योंकि क्योंकि फिर एक ही तो प्रेशर नहीं रहेगा ना, वो एक ही नहीं करेगा सब। मतलब वो तीनों चीज एक जना नहीं करेगा। हाँ ठीक है, यहां जब पार्लियामेंट सारी शक्ति अपने पास रखने की इच्छुक है, तो वो जुडिशियरी को ज्यादा पावर देगी कभी कि वो पार्लियामेंट के निर्णयों को पलट सके? इस संविधान के अंदर ये जो भी है अनरिटन, इसमें तो पार्लियामेंट के पास ही सुप्रीम पावर है, तो पार्लियामेंट हमेशा सुप्रीम रहेगी। अब मान लो पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, उस कानून को जुडिशियरी अगर बदल दे तो कहेगा ये तो खराब कानून है, तो उसकी शक्ति के ऊपर तो जुडिशियरी की शक्ति हो गई, तो ऐसा कभी करने देगी वो? नहीं करने देगी। लेकिन यहां अगर संविधान ने कह दिया कि जुडिशियरी ऐसा कर सकती है, तो वो कर देगी। तो यानी क्या यहाँ पे जुडिशियरी के पास ज्यादा पावर्स हैं? हो सकती है, लेकिन यहां होंगी नहीं, क्योंकि वो अपने आप को ही ऊपर रखेगी हमेशा। तो यहां लिखना जुडिशियरी एंजॉयज वाइडर पावर, वाइडर पावर। यहां ऐसा कुछ नहीं है, क्रॉस लगा देना। ठीक है, अब जब सारी शक्ति पार्लियामेंट के पास है, तो पार्लियामेंट अपनी शक्तियों का विभाजन करेगी नहीं, तो यहां पे आमतौर पे हमको यूनिटरी स्टेट ही देखने को मिलती है कि सारी शक्तियां पार्लियामेंट के पास है, तो इन्होंने यूनिटरी स्टेट बनाई। लेकिन क्योंकि यहां शक्तियों का विभाजन है,
तो यहां पे यूनिटरी भी हो सकती है और फेडरल भी हो सकती है। अब फेडरल क्या होता है जानते हो? जहां दो स्तर पर सरकारें हो, राज्य की सरकार भी हो और केंद्र की सरकार भी हो। यहाँ एक केंद्र की सरकार होती है। क्यों? क्योंकि सारी शक्ति पार्लियामेंट अपने पास रखती है। फर्क समझ में आ रहा है? यहाँ संविधान ही कह देता है इसके साथ दो तरह की या दो स्तर की सरकारें बनेंगी, और ये दोनों स्तर की सरकार किसी से नीचे नहीं होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की पावर है। अभी अगर ये फर्क नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। अगले लेक्चर में समझ में आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं, वो एक जगह लिखवा रहा हूं, भले ही आपको अभी समझ नहीं आएंगी, बट जब दोबारा पढ़ोगे इसको तब समझ आएगा, हाँ बात तो सही है, सिंपल सी थी। ठीक है, और लिखना है कुछ इसमें लिखना है इसमें और लिखना, मार्क्ड डिस्टिंक्शन, मार्क्ड डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज, कि दूसरे कानून और कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल अलग भेद होता है। हाँ बताएं। हाँ एक मिनट, ठीक है, ये क्लियर है? और इस तरफ दूसरी साइड लिखना, नो सच डिवीजन, नो सच डिवीजन। अब अगली हेडिंग डाल देना, पेज बदल देना, लिखना फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं। ये बिठा